कौन है ये खड़गे? क्या लुका छुपी का खेल है? असम, अरे कहाँ असम पुलिस को नहीं जानते, पटल से भी उखाड़ के ले आएगा। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जिसे हम बोल नहीं सकते और सार्वजनिक बोल रहे हैं। वो मुख्यमंत्री है। ये भ्रष्टाचार वर्सेज ईमानदार इसलिए है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने पिछले कई सालों में और भाजपा के 10 साल के शासन में कुछ किया है तो गुंडागर्दी किया है, भ्रष्टाचार किया है, लोगों को डराने का काम किया है, एविक्शन नोटिस दिया है और मुंह से सिर्फ और सिर्फ नफरत उगला है। कोई एक और पॉलिटिशियन बताइए जो इस तरह की हरकतें करता हो, इस तरह के कागज हो जिसके ऊपर विदेशों की प्रॉपर्टीज हैं, पासपोर्ट्स, 3 पासपोर्ट्स। हाउ, व्हाई आर यू अ क्रिमिनल? जब ये एविक्शन चल रहा था, 50,000 मुस्लिम माइनॉरिटी को बेघर कर दिया जा रहा था। अगर कोई लड़ रहा था, कोई पुकार रहा था, कोई तकलीफ का इजहार कर रहा था तो एडीएफ की लीडरशिप थी। कांग्रेस गूंगी बन चुकी थी, अंधी बन चुकी थी। और हेमंत बिस्वा शर्मा जो ये काम कर रहे हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 100 बार सोचना चाहिए। ये भूमि राम की भूमि है, राम जी के विचारों की भूमि है, डॉक्टर बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान की भूमि है। संविधान को एक बार पढ़ लीजिए। उन्होंने सीधा कहा था कि संविधान में लिखा हुआ है सेकुलर मतलब मुस्लिम नहीं, और जब तक ये देश सेकुलर नहीं होगा, जब मुस्लिम ये देश छोड़ के नहीं जाएंगे। आज ही जाओ, यूएपीए का कानून 2019 में अमित शाह लाए, कांग्रेस ने सपोर्ट किया। चिदम्बरम मिनिस्टर थे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मियां जिंदाबाद, मियां जिंदाबाद। पश्चिम एशिया की जंग का असर, आज इसको समझिए। जी हाँ, क्या 5 राज्यों के चुनाव में थम गया है सांप्रदायिक ताप? ये हम जो कह रहे हैं, क्या कम्युनल चीज़ें थम गई हैं 5 राज्यों में? ऐसा, और इसका रिश्ता ईरान युद्ध से क्या है, आज के इस वीडियो में हम आपको ये समझाएंगे। पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग ने भारत की सियासत का मिजाज बदल दिया है। जिन 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 9 से 29 अप्रैल के बीच चुनाव होने हैं, वहां चुनावी रंग वैसा चटक नहीं दिख रहा जैसे आम तौर पर देखने को मिलता रहा है। खासकर सत्तारूढ़ पार्टी की रणनीति पर इस युद्ध का असर साफ नजर आता है। कौन है ये खड़गे? क्या लुका छुपी का खेल है? असम, अरे कहाँ असम पुलिस को नहीं जानते, पटल से भी उखाड़ के ले आएगा। कहाँ मिलेगा पवन खेरा? असम लसित बरफुकन का देश है। कौन सा ये पवन खेरा है? पटल में भी रुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए थे? पागल है यार, सच्चाई आप नहीं जानते तो तब क्यों आपने डाला? आप तो पूछना चाहिए था पहले। पागल है क्या ये लोग? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसको समझिएगा। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम हैदराबाद नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। भारत चुनावी देश, चुनाव से पहले जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा था, इन 5 राज्यों के चुनाव की हम लोग बात कर रहे हैं। जिस तरह का सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा था, जहां सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और तीखे मुद्दों की उम्मीद थी, जहां की शुरुआत ही बंदूक से होती है, ब्लैंक पॉइंट से, और सामने टोपी वाला आदमी होता है, जहां की शुरुआत ही मियाँ भाई से होती है, और जहां की शुरुआत ही घुसपैठियों से होती है, जहां की शुरुआत ही जिहादियों से होती है, जिसका सीधा सीधा संबंध मुसलमानों से जोड़ दिया जाता है। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जिसे हम बोल नहीं सकते और सार्वजनिक बोल रहे हैं। वो मुख्यमंत्री है। मतलब उनको कोई मतलब नहीं है प्रदेश की जनता के, देश की जनता के, देश की मीडिया से सार्वजनिक रूप से गाली गलौज में अब शब्दों का प्रयोग जिस प्रकार से कर रहे हैं, और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। निर्वाचन आयोग किस प्रकार से मौन साधी हुई है, मतलब एक प्रकार से आप सबको डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, सार्वजनिक रूप से गाली गलौज कर रहे हैं, जो असंसदीय है। और उसमें भारतीय जनता पार्टी जो चाल चरित्र चेहरे की बात करती है और वो मौन है। किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य की इस प्रकार से को मुख्यमंत्री गाली बके, इसकी तो निंदा होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी भी कल गए थे, एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। आज गृह मंत्री जी गए हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब खुली छूट है विपक्ष के लोगों को, डराओ धमकाओ, एजेंसियों को दुरुपयोग करो और मां बहन की गाली बको। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र हो गया है।
जी हां, वो जमीन पर वैसा आकार नहीं ले सका। ये एक हकीकत है और क्यों नहीं ले सका इसको समझिएगा। दरअसल पश्चिम एशिया में लगातार खिंचती जंग और इजराइल को लग रहे झटकों ने देश के भीतर राजनीतिक विमर्श को दूसरी दिशा में मोड़ दिया है। चुनावी रैलियां और टीवी बहसों में जहां पहले घुसपैठ, राष्ट्रवाद और धर्म जैसे मुद्दे हावी रहते थे, वहां अब महंगाई, तेल संकट, नौकरी और आर्थिक अनिश्चितता की बातें ज्यादा सुनाई देने लगी हैं। भरसक ईमानदार की बात है। ये भ्रष्टाचार भरसक ईमानदार इसलिए है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने पिछले कई सालों में और भाजपा के 10 साल के शासन में कुछ किया है तो गुंडागर्दी किया है, भ्रष्टाचार किया है, लोगों को डराने का काम किया है, एविक्शन नोटिस दिया है और मुंह से सिर्फ और सिर्फ नफरत उगला है। तो उस नफरत के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और सबके हक और अधिकार के लिए कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से आसाम में चुनाव लड़ रही है और हम आसाम की आम जनता के जो रोजी रोटी के सवाल हैं, उनके जो आत्मसम्मान का सवाल है, जल जंगल जमीन का सवाल है, उसको लेकर के सीरियस है। और हेमंत बिस्वा शर्मा के पास जो है कोई मुद्दा नहीं है और हम संस्कृति के ऊपर लगातार हमला कर रहे हैं। और हमारा मानना है कि हेमंत बिस्वा शर्मा अगर चीफ मिनिस्टर बनेगा तो आसाम का भी वही हाल होगा जो मणिपुर का हाल होगा। भले ही ये उनकी मजबूरी रही हो, लेकिन ऐसा दिख रहा है, ऐसा होने लगा है। इसका सीधा असर चुनावी रणनीति पर पड़ा है। कोई एक और पॉलिटिशियन बताइए जो इस तरह की हरकतें करता हो, इस तरह के कागज हो जिसके ऊपर विदेशों की प्रॉपर्टीज हैं, पासपोर्ट्स, 3 पासपोर्ट्स। हाउ, व्हाई आर यू अ क्रिमिनल? क्या आप कोई अपराधी है कि आपको 3-3 पासपोर्ट्स की जरूरत पड़ती है? कल मैं देख रहा था, रिसर्च कर रहा था फेसबुक पे, हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं गौरव गोगोई के लिए, अ लॉ मेकर्स वाइफ वॉज नॉट एन इंडियन नेशनल फॉर 12 years। अरे साहब, लॉ मेकर्स वाइफ तो छोड़िए, Chief Minister's wife is not an Indian national today. A sitting Chief Minister of a sensitive state, a border state, is not an Indian national. And if she is, it's illegal. गैर कानूनी है अगर वो भारत की नागरिक हैं तो, अगर ये पासपोर्ट सही है तो, और ये पासपोर्ट सही है या नहीं बताएं अमित शाह। अपने दत्तक पुत्र की पत्नी के पासपोर्ट्स के बारे में जांच बैठाएं, आज बैठाएं। छोड़ेंगे प्रचार कुछ नहीं है। ये लुटेरों की सरकार है असम में, और ये तैयारी क्या है? ये तैयारी है फरार होने की। दे आर प्रिपेयरिंग टू लीव दिस कंट्री इफ दे लूज द इलेक्शन। कौन 52,000 करोड़ की बात करता है? कौन 3-3 पासपोर्ट्स रखता है? हमें नहीं मालूम हेमंता के कितने पासपोर्ट्स हैं, हो सकता है उसके भी हों। ये सब आपके सामने है साहब, मैं ज्यादा बोलूंगा भी नहीं क्योंकि इसमें बोलने लायक अब कुछ रह ही नहीं गया। जी हां, कैसे? समझिए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बार वैसा ध्रुवीकरण संभव नहीं हो पाया जैसे पहले के चुनाव में देखने को मिला, खासकर पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में जहां पहले बांग्लादेशी घुसपैठ बड़ा मुद्दा बनता था, वो इस बार पीछे छुटता दिख रहा है। जब ये एविक्शन चल रहा था, 50,000 मुस्लिम माइनॉरिटी को बेघर कर दिया जा रहा था, अगर कोई लड़ रहा था, कोई पुकार रहा था, कोई तकलीफ का इजहार कर रहा था, तो एडीएफ की लीडरशिप थी। कांग्रेस गूंगी बन चुकी थी, अंधी बन चुकी थी। और हेमंत बिस्वा शर्मा जो ये काम कर रहे हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर भी लाया, अगर फॉरेस्ट लैंड है तो अल्टरनेट लैंड दो, नहीं है तो उनको डिस्टर्ब मत करो, ड्यू प्रोसेस को फॉलो करो। इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अप्रेसिव तरीके से सिर्फ एक टारगेटेड एक्शन लिया जा रहा है एक समुदाय, कम्युनिटी के खिलाफ। हम इसका कंडेम करते हैं और हमको यकीन है कि 9 तारीख के दिन एआईडीएफ के हक में बड़ी तादाद में लोग वोट डालेंगे। कारण साफ है,
देश के सामने खड़ी नई चुनौतियां जो हजारों किलोमीटर दूर चल रही जंग से जुड़ी है। और इसी जंग में जब ईरान का नाम आता है और ईरान का रिश्ता यहाँ के मुसलमानों से जोड़ा जाता है, उसका भी फायदा नहीं हुआ। आपने सुना होगा जब शुरू में ये युद्ध शुरू होता है और यहाँ पर देश के कई कोनों में ज़्यादातर हिस्सों में विरोध प्रदर्शन होने लगता है, तो सरकारी ऑफिसर से लेकर एक आम भाजपा का कार्यकर्ता ये कहने लगा कि अगर इन लोगों को इतनी हमदर्दी है तो ये ईरान चले जाएं। इसके बाद ईरान के लिए जब चंदा जुटाया गया तब भी ये कहा गया कि यहाँ पर कुछ होता है, ये लोग चंदा नहीं जुटाते, ईरान से इतनी मोहब्बत है तो ईरान में जाकर करें। अब ये सब तो कहकर एक माहौल बनाया जा रहा था। इनको लग रहा था कि इस माहौल का फायदा इन चुनाव में होगा, जो नहीं हो पाया, क्योंकि ये जो ज़्यादा प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे ये एक समुदाय से आते हैं, उस समुदाय से आते हैं जिस समुदाय का नाम शिया समुदाय है। और अगर हम भारतीय राजनीति में शिया समुदाय को समझें और देखें तो वो एक किसी भी पार्टी के वोट बैंक नहीं है, यानी कि उनकी इतनी संख्या ही नहीं है कि वो किसी भी चुनावी नतीजे को प्रभावित कर सके। तो फिर जो प्रोपेगेंडा इन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए उठाया गया था वो बेकार हो गया, वो ठंडा पड़ गया। हुमायूं कबीर को उसकी 7 पीढ़ियां भी नीचे आ गई तो वेस्ट बंगाल नहीं, पूरे देश में कहीं पर भी बुरके वाली ना महापौर बन सकती है, ना उनका ही कोई व्यक्ति कभी मुख्यमंत्री बन सकता है। हुमायूं कबीर सिर्फ सपने में सपना भी लेने के लिए 100 बार सोचना चाहिए। ये भूमि राम की भूमि है, राम जी के विचारों की भूमि है, डॉक्टर बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान की भूमि है। संविधान को एक बार पढ़ लीजिए। उन्होंने सीधा कहा था कि संविधान में लिखा हुआ है सेकुलर मतलब मुस्लिम नहीं, और जब तक ये देश सेकुलर नहीं होगा, जब मुस्लिम ये देश छोड़ के नहीं जाएंगे, तब तक ये विचार इम्प्लीमेंट नहीं होंगे इस देश में। तो ये याद रखना चाहिए। हुमायूं कबीर हो, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है, ये ठिकाना तुमको अच्छे से मालूम है। इससे ज्यादा बात किए तो कब्र के लिए 1.5 फुट जगह भी ये देश में नहीं मिलने वाली है, ये याद रखना। जी हाँ, इस जंग का एक और बड़ा असर भारत के सामाजिक आर्थिक ताने बाने पर पड़ा। खाड़ी देशों और इजराइल में काम करने वाले लाखों भारतीयों के सामने असमंजस की स्थिति बन गई। कई लोग चुपचाप अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। नौकरियों पर संकट, तेल गैस की कीमतों में उछाल और ज़रूरी सामानों की किल्लत की आशंका ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। आज ही जाओ, यूएपीए का कानून 2019 में अमित शाह लाए, कांग्रेस ने सपोर्ट किया। चिदम्बरम मिनिस्टर थे, मैं यूपीए की सपोर्ट कर रहा था, मगर मैंने कहा मैं मनमोहन सिंह की सरकार का साथ नहीं दे सकता, क्योंकि ये जो टेररिज्म का डेफिनेशन तुमने डाला है वो इस्तेमाल होगा मुसलमानों के खिलाफ, दलित के खिलाफ, ट्राइबल लोगों के खिलाफ। आज जो 2 बच्चे हमारे जेल में, तिहाड़ जेल में, दिल्ली की हाई कोर्ट ने उनको जमानत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत नहीं दी, तो जिस सेक्शन का मैंने हवाला दिया था जब चिदम्बरम कानून लाए थे दहशतगर्दी का, टेररिज्म का, सुप्रीम कोर्ट ने वही डेफिनेशन को सामने रखकर उनकी जमानत को रद्द कर दिया। वो बच्चे 5 साल से जेल में है। मुबारक हो कांग्रेस पार्टी, तुमने हमारे बच्चों की जवानी को बर्बाद। ऐसे माहौल में चुनावी बहस का केंद्र भी बदलना लाजमी है। दिलचस्प बात यह है कि भारत ने एक ओर जहां बांग्लादेश को डीजल भेजकर मदद का हाथ बढ़ाया, वहीं दूसरी ओर चुनावी मैदान में उस देश को लेकर आक्रामक राजनीति करने की गुंजाइश कम हो गई। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब मेरे साथ नारा लगाओ, मियां जिंदाबाद, मियां जिंदाबाद, मियां जिंदाबाद, मियां जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम। पहले जहां पड़ोसी देशों के मुद्दों को चुनावी फायदे के इस्तेमाल किया जाता था, इस बार वही रणनीति कमजोर पड़ती दिख रही है। जी हां, एक्सपर्ट ये मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बीच घरेलू राजनीति का एजेंडा अक्सर बदल जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने उस राष्ट्रवादी नैरेटिव की धार को कुंद कर दिया जिस पर चुनावी रणनीति टिकी होती है।
तो इलेक्शन चुनाव जो घोषित किया 23 और 29 अप्रैल, वो चुनाव के में ही इतना शानदार रिजल्ट लेके आएंगे, नहीं अगले दिन सरकार बनाएंगे। चाहिए ऐसा आपका दावा था? पहले से ही दावा किया, मैं डिप्टी सीएम के दावा किया, लेकिन वैसी साहब ने बोला डायरेक्ट सीएम बनना चाहिए। अब जब इजराइल की सैन्य क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं और वैश्विक समीकरण बदल रहे हैं, तो उस पर आधारित राजनीतिक संदेश भी उतना प्रभावी नहीं रह गया। कुल मिलाकर सवाल यही है, क्या पश्चिम एशिया की इस जंग ने भारत में सांप्रदायिक ताप को ठंडा कर दिया है? फिलहाल हालात यही इशारा करते हैं कि चुनावी मैदान में इस बार मुद्दे का स्वरूप बदला हुआ है। नहीं तो आप समझ सकते हैं, उत्तम नगर और त्रिनगर पर जिस तरह के मुद्दों को उठाया जा रहा था, जिस तरह से गर्म किया जा रहा था ईद के वक्त में, वो क्या हश्र कर सकते थे उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, उसके पीछे का कारण एक्सपर्ट लोग ये बता रहे हैं, जो हम आपको ये समझा रहे हैं कि ईरान, इजराइल और यूएस का वॉर ने ये सांप्रदायिक तनाव को भारत में कम किया है। मैं यही कहना चाहते हैं, पिछले जो 25 मार्च कलकत्ता में जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एआईएम का सर्वोच्च नेता बैरिस्टर ऐसी भैया लेके, मैं को लेके, जो मेरे आम जनता उन्नयन पार्टी, दोनों मिलकर जो मैं निर्णय लिया, जो गठबंधन करके पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है, जो 23 अप्रैल 29 अप्रैल 2026, इनको भाग लेंगी दोनों भाई मिलके, दोनों पार्टी मिलके। तो रिजल्ट क्या आएगी वो आपको वेट करना पड़ेगा। जो 4 मई तक जो रिजल्ट आएगा ऑफिशियली, उतने दिन सबको पता मिल जाएगा जो दोनों भाई मिलके इनको क्या एक्सेप्टेंस है बंगाल का आम जनता के ऊपर। उनको नेता चुनाव किया असदुल्ला ओवैसी हैदराबाद का, लेकिन बंगाल का इतने पहले भी चुनाव में भाग लिया, लेकिन वो कभी डायरेक्ट आया नहीं। लेकिन 25 तारीख को दोनों भाई मिलके गठबंधन का घोषित किया, तो उसी दिन निर्णय लिया 1 अप्रैल 2026 में बहरमपुर को आसपास कोई एक रैली करके नहीं ये शुरू करेगी। तो अगले दिन ये चुनाव में असद ओवैसी साहब मेरे को साथ 20 गठबंधन करके चौथ सभा करेगी। मेरा तो और ज्यादा से ज्यादा सभा करने का पड़ेगा। तो मेरा ख्याल ऐसा है, जो आम जनता को जो सपोर्ट मिल रहा है, जो प्यार मिल रहा है, तो अच्छा से अच्छा रिजल्ट होना चाहिए मेरा पार्टी के लिए और ओवैसी साहब को पार्टी के लिए। जहां पहले पहचान की राजनीति हावी रहती थी, वहीं जब रोजमर्रा की परेशानियां और आर्थिक चिंता केंद्र में आ गई हैं। समझे आप? आर्थिक चिंता जब इंसान को सताती है तो सबसे पहले अपने पेट का ख्याल आता है। जी हाँ, और यही बदलाव इस चुनाव को पिछले चुनाव से अलग बनाता है, जहां शोर कम है लेकिन चिंता ज्यादा। क्या होगा नतीजा वो तो वक्त बता देगा, लेकिन अभी के लिए द स्वतंत्र में अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी वीडियो के साथ जो आपको समझाएगा अंदर की बात। नमस्कार।